नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक सुबह 11 बजे सचिवालय में होनी है। इस बैठक में कैबिनेट कई प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है। साथ में ये नजर इस बात पर भी रहेगी कि क्या धामी सरकार के दो बड़े ऐलान का प्रस्ताव इस बैठक में आता है या नहीं। इन घोषणाओं में 23,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देना और 100 यूनिट फ्री बिजली देना शामिल है। तो देखिए, दो बड़े फैसलों की हम बात करें, रोजगार का और बिजली का। अब जो प्रश्न है वो क्या इसी कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग जाएगी, इस पर चर्चा होगी, ये एक सवाल है जो बना हुआ है। दूसरा, इसमें और कौन से ऐसे विषय हो सकते हैं जिस पर मुख्यमंत्री जो है अपनी बात रख सकते हैं। आप ये बिल्कुल ना भूलें कि मुख्यमंत्री पिछले दिनों दिल्ली में थे। तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, गृह मंत्री से मुलाकात होती है, राष्ट्रपति से मुलाकात होती है। तो क्या उत्तराखंड के लिए रोड मैप जो बना लिया गया है, और अगर है तो क्या वो हम इस कैबिनेट बैठक के जरिए अब जमीन पर देखना शुरू करेंगे। सवाल ये भी कि क्या उत्तराखंड बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई है, अनाउंसमेंट्स होने लगेंगे इस तरह के। बहुत सारे सवाल हैं। अब नई नई जिम्मेदारियां मिली हैं तो चुनौतियां भी हैं और फिर पार्टी की जिम्मेदारी भी है। आगे आपको चुनाव में भी जाना है और तमाम ऐसे विषय जो प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ाते रहे इस पूरे कार्यकाल में, उन्हें भी शांत कराना, उन्हें भी सुलझाना। तो धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बैठक सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी अब से थोड़ी देर में, और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, ये जानकारी जो है मिल रही है। और नजर इस बात पर, जैसे हम जिक्र कर रहे थे, ये फ्री बिजली का शिगुफा भी सामने आया है। यूं तो उत्तराखंड में पहले भी चर्चा थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐलान 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने के ऐलान के बाद से जो है बीजेपी की परेशानियां बढ़ा दी हैं। इस साल उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा नहीं होगी। धामी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग करने के बाद यह फैसला लिया। उन्होंने बताया कि हरिद्वार को कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनने दे सकते। लोगों का जीवन प्राथमिकता है और इसी वजह से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा नहीं होगी। पिछले काफ़ी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्चाधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का बयान आया, कांवड़ियों को उत्तराखंड में घुसने नहीं दिया जाएगा। यूपी की सीमा पर फोर्स तैनात की जाएगी। रोकने के लिए फोर्स तैनात रहेगी। गंगा जल लेने हरिद्वार आते हैं कांवड़िए, ये कहा गया है। देखिए, गंगा जल हरिद्वार से लेते हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई क्योंकि कांवड़ यात्रा नहीं होगी और प्रदेश सरकार चाह कर भी जो चैलेंज है ये बहुत बड़ा हो जाता है। हमने देखा कुंभ में प्रशासन को कितनी दिक्कतें हुई हैं, तो इस लिहाज से ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना की अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, सभी 100% लोग वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं, इसलिए कृपया करके इस वर्ष कांवड़ के न आए। हरिद्वार में बिल्कुल कांवड़ यात्रियों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी, किसी भी सूरत में उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। पूरी तरह से हमारे बॉर्डर्स पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा। किसी भी हालत में हम जो है उसको लोगों को नहीं आने देंगे। किसी भी कीमत पर एंट्री नहीं होगी उत्तराखंड में। दीपांकर, जिसका हम जिक्र सुबह कर रहे थे, और ये एक चीज नजर आ रही है कि सरकार ने बहुत मंथन किया है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल जीनत, लगभग 6 से 7 दिन का वक्त रहा जब मुख्यमंत्री दिल्ली भी गए थे, दिल्ली से लौटे भी, योगी आदित्यनाथ से उनकी बातचीत भी हुई और तमाम बातों की यहाँ पर आई कि कांवड़ का सेंटीमेंट है, एक भावनाएं होती है शिव भक्तों की, खासतौर पर सावन के महीने में। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कल जो फैसला लिया है उसमें कहीं ना कहीं कई बातों का इसमें ख्याल रखा गया है। खासतौर पर जो कोविड की लहर है, प्रधानमंत्री जिस बात को लेकर चिंता जता चुके हो, वैसे में राज्य सरकार कहीं आउट ऑफ द वे जाके कोई फैसला ले पाई, बहुत मुश्किल होता है। मसूरी की भीड़, नैनीताल की भीड़ हमने देखी, और जब हम टूरिस्ट स्पॉट में ये बात करते हैं कि वहां हम भीड़ लिमिटेड करेंगे, जहां 3 करोड़ लोगों ने 15 दिन में आना है, वहां पर ये चैलेंज और बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी बात ये जरूर है, और अभी जो बात डीजीपी कह रहे हैं कि अगर किसी को गंगा जल की जरूरत है, किसी भी राज्य में किसी कांवड़िए को,
ऑफिशियल परमिशन लीजिए, आपको यहाँ टैंकर से गंगा जल देने की पूरी परमिशन देगी, आप गंगा जल यहाँ से लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है जीनत यहाँ पर पूरे बिल्कुल, आपको व्यवस्था करके दी जा रही है और जबरदस्ती घुसने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। प्रदेश को बहुत नुकसान पहले ही हो चुका है कुंभ में। बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर तमाम जानकारियों के लिए। और प्रदेश सरकार ने एक सख्त फैसला लिया है आम जनता की जान की हिफाजत को देखते हुए। उधर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार ने इस साल अमरनाथ यात्रा और कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला लिया। लोगों की जान बचाना और अर्थव्यवस्था को भी देखना, दोनों ही भारत सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों को कोरोना वायरस की गंभीरता को समझना चाहिए और सरकार के फैसलों का सहयोग करना चाहिए। जनता को जान बचाना चाहिए, कोरोना को हराना चाहिए सबसे पहले। इसलिए अमरनाथ यात्रा हो, ये भी हो, इसके कारण से हम उसको कैंसिल करना पड़ा। देश का जनता समझना चाहिए आज कोरोना सीरियसनेस। इसी दृष्टि से आज भारत सरकार एक जिम्मेदारी के साथ ये निर्णय लिया है, क्योंकि आज देश का स्थिति, आर्थिक स्थिति हो, लोगों का जान बचाना हो, हमारा जिम्मेदारी बनता है। इसके लिए हम ये निर्णय लिया है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संघ के चौथे सरसंघ संचालक रज्जू भैया की पुण्यतिथि पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ संचालक परम पूजनीय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। कोरोना काल में स्कूलों या दूसरे शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं बंद होने से ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन चंपावत जिले में भींगराड़ा सहित कई ऐसे दूरस्थ गांव हैं जहां मोबाइल तो है लेकिन इंटरनेट की स्पीड नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर, नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इश्यू रहता है। सरकार बोलती है कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, प्रॉपरली चलेंगी, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं, तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल पाएंगी। अभी आप हमें ही देख सकते हैं, मैं अभी 1 किलोमीटर दूर से आई हूँ यहाँ पर पढ़ने के लिए नेटवर्क के लिए। नेटवर्क घर पे तो रहता है नहीं। मेरे से और भी कई सारे लोग हैं जो कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नेटवर्क की सर्च में जाते हैं। ऐसे कैसे पढ़ेंगे बच्चे यार, नेटवर्क की यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। ऐसे अब दुकान में ला के ऐसे पढ़ाते हैं बच्चे को। उत्तरकाशी से खबर है, जहां आपदा के लगभग 2 साल होने को है, लेकिन आज भी आराकोट, टिकोची और चिंवा सड़क पर आवाजाही खतरों से खाली नहीं है। पुलों और सड़क की हालत तो खस्ता है। आपदा से प्रभावित 22 गांव के लोग जान जोखिम में डालकर यहीं से सफर करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। मामला सीएम तक भी पहुंचाया गया था, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम ये कहना चाहते हैं 18 अगस्त 2019 को यहाँ बाढ़ आई सुबह के समय, लेकिन अभी तक उस बाढ़ के एवज में हमको कुछ पैसा नहीं मिला। हमारी ज़मीनें ख़त्म हुई है, बह गई है, हमारे सेब नष्ट हो गए। कुछ किसी प्रकार के कहीं उन्होंने थोड़े थोड़े के 1-2 किलो चावल आटा दिया, जैसे कि हम इतने भूखमरी है। इस तरह से हमको जो सेटिस्फाई करने की उनको। हरिद्वार में प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत मानकों को दरकिनार कर किए गए भवन निर्माण को वैध कराने के लिए हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की ओर से इन दिनों वन टाइम सेटलमेंट योजना चलाई जा रही है। प्राधिकरण की ओर से समय समय पर भवनों की कंपाउंडिंग और उन्हें नक्शे के अनुसार स्वीकृत करने के लिए ये योजना चलाई जाती है। प्राधिकरण के सचिव ललित नारायण मिश्र ने बताया है कि जिन लोगों के निर्माण का नक्शा स्वीकृत नहीं है या निर्माण मानकों के अनुसार नहीं किए गए हैं, वो ऑनलाइन ओटीएस योजना पर आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं। ओटीएस स्कीम अगस्त महीने तक चालू रहेगी। जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, ये कई दिनों बाद आई है, कई वर्षों बाद हरिद्वार में आई है। और ये जो पब्लिक को एक तरह से राहत देने के लिए है कि जिन्होंने कुछ ऐसे निर्माण कर लिए हैं जिनका सेटलमेंट हो सकता है या समन हो सकता है, उसके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आई हुई है। और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो हमने ऑनलाइन कर दी है, और इसका जो जियो है वो भी ऑनलाइन हमारे onlinehRDA.com साइट पर पड़ा हुआ है। तो जो भी लोग इसका फ़ायदा लेना चाहें वो ले सकते हैं। अभी ये चल रही है, फिलहाल स्कीम चल रही है। प्रदेश में पहली बार लाइट एंड साउंड शो के लिए परमानेंट व्यवस्था होने जा रही है। कोविड प्रशासन इसे बनाने के लिए जुटा हुआ है। दरअसल तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस पर इसे बनाने की घोषणा की थी। ये लाइट एंड साउंड शो आमडंडा में ही स्थापित किया जाना निश्चित हुआ। कोविड प्रशासन का कहना है कि इसके लिए टेंडर किए गए हैं, जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। विश्व वानिकी दिवस में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लाइट एंड साउंड शो स्थापित करने की घोषणा की गई है,
उसके संबंध में कार्रवाई प्रारंभ की गई है। अभी RFP इनवाइट किए गए हैं अलग अलग प्रोफेशनल्स। टिहरी के गंगी गांव की अनदेखी का आलम यह है कि करीब 70 साल बाद सड़क से जुड़ने के बाद भी 18 किलोमीटर का रास्ता ग्रामीणों के लिए भारी पड़ रहा है। आखिर क्यों, दिखाते हैं आपको। टिहरी जिले के सीमांत गांव गंगी में रहने वाले 150 परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर हैं। करीब 70 साल बाद घुत्तू से गंगी तक करीब 18 किलोमीटर सड़क तो पहुंच गई, लेकिन लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। कुछ टैक्सी और मैक्स वाहन गंगी तक पहुंचते तो हैं, लेकिन वो मनमाना किराया वसूलते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 18 किलोमीटर के सफर के लिए उनसे 200 से 500 रुपए तक एक साइड का चार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से लोग पैदल रास्ते से होकर जाते हैं, जिससे जान का खतरा बना रहता है। सुबह अपने घर से चलेगा तो 200 रुपये उसका नीचे जाने का होगा, 200 रुपये उसका घर आने का होगा 20 किलोमीटर का। 400 रुपये अगर वो 50 किलो सामान लाता है, ये कटा आटा लाता है या ये कटा चावल लाता है तो 100 रुपये उसका किराया होगा। तो 500 रुपये जो है एक ही दिन का एक कटा आटा पहुँचाने में लाएगा पड़ेगा हमको किराया। तो इसलिए हमारी दिक्कतें हो रही। जब एक परिवार के 4 आदमी जाएंगे नहीं तो वो फिर 2000 रुपये पड़ रहा नीचे का, फिर ऊपर अभियान है तो ये दिक्कत है। सीमांत क्षेत्र होने की वजह से गंगी आधुनिकता के इस दौर में विकास से पिछड़ता जा रहा है और यहाँ के ग्रामीण खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि जब इस मामले की जानकारी न्यूज़ 18 ने परिवहन विभाग को दी, उसके बाद उन्होंने मामले में चेकिंग की बात कही है। अभियान चलाएंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि एक ज्वाइंट अभियान चलाएंगे SDM के साथ भी और थाना अध्यक्ष के साथ भी, और बहुत जल्द हो सकता है कि अगले हफ्ते में उस क्षेत्र में पूरी कार्रवाई करेंगे। इसमें भुत्तू, गंगी और इधर चमियाला बुढ़ा केदार क्षेत्र भी है और इसमें सबके नियमानुसार पूरी कार्रवाई की जाएगी। आधुनिकता के इस दौर में सीमांत गांव गंगी के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में विकास से पिछड़ते जा रहे हैं। वहीं सड़क पहुंचने के बाद भी ग्रामीणों को इस सड़क से सफर करने पर जान को जोखिम का खतरा बना रहता है। टिहरी से सौरभ सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से उत्तराखंड में जल्द ही वर्ल्ड क्लास कैंसर इंस्टीट्यूट खोलने की उम्मीद बन गई है। सांसद बलूनी से मिली सूचना के बाद लोगों में उत्साह का माहौल है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है। लोगों को कैंसर के उपचार के लिए चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई भागना पड़ता है। इस गंभीर बीमारी से जूझने के बाद राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इस दिशा में पहल की। सांसद अनिल बलूनी का कहना है, उत्तराखंड में जल्द ही टाटा के सहयोग से कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। राज्य सरकार ने भी सांसद बलूनी की इस पहल का स्वागत किया है। सरकार का कहना है कि कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। राज्य सरकार को जमीन देनी है, राज्य सरकार को ही सारी चीजें करनी है, बिजली से लेके, पानी से लेके, सड़क से लेके। और अगर हमारे प्रदेश में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट आता है तो हम निश्चित रूप से इस पे आगे बढ़ेंगे और उसकी जो जो दिक्कतें दूर की जाएंगी। बीजेपी प्रवक्ता राजेश कुमार का कहना है कि सांसद बलूनी संवेदनशील व्यक्ति हैं, खुद कैंसर की पीड़ा से गुजरे हैं, इसीलिए वो लोगों का दर्द समझते हैं। बहुत आदरणीय हमारे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी, ये बहुत ही संवेदनशील है। उन्होंने खुद अपने ऊपर इस रोग को पाया और इसके लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया और बाबा केदारनाथ जी की कृपा से वह स्वस्थ हैं। मैंने देखा है कि अनिल बलूनी जी लगातार स्वास्थ्य को लेकर के टिहरी में लगातार बारिश से टिहरी डैम का जलस्तर बढ़ने से झील से सटे गांव में भी अब खतरा बढ़ गया है। झील से सटे कई गांव में भूस्खलन और भूधसाव से गांव वाले दहशत में हैं। बरसात में इलाके के मकानों में दरारें बढ़ गई हैं। जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम इन इलाकों की मॉनिटरिंग कर रहा है। आपदा प्रबंधन के अधिकारियों ने कहा है कि अभी सामान्य हालात हैं, जरूरत पड़ने पर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। वर्तमान में निरंतर वर्षा हो रही है और झील का जलस्तर भी बढ़ ही रहा है, जैसा आप देख रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में किसी ऐसे गांव में भूस्खलन से या तुरंत कहीं पे खतरा हो, ऐसी कोई बात संज्ञान में नहीं आई है। यदि इस प्रकार की कोई समस्या, कोई बात संज्ञान में आएगी तो तत्काल जो है इसमें
लोगों को वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की अन्य कार्रवाई। बाजपुर के नरखेड़ा में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया। महिला की मौत की खबर पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, जांच शुरू कर दी है। महिला के परिवार वालों ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बाजपुर के नरखेड़ा में एक महिला है शोभा देवी। इनके द्वारा घरेलू क्लेश से तंग होकर इन्होंने रात को एक जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। टिहरी में वन श्रमिक संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम को ज्ञापन भेजा और 2003 की नियमावली लागू कर दैनिक श्रमिकों के विनियमितीकरण की मांग की है। वन श्रमिकों ने 2003 की नियमावली लागू करने और पहले की तरह 65% विभागीय आरक्षण सहित विनियमितीकरण की मांग की। वन विभाग में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई बीट सहायक है, कोई वाहन चालक है, कंप्यूटर पे लगे हुए हैं। हमें अपना 65% जो 65% हमारा पहले था 2003 की नियमावली के तहत, हमें ये हमारा कोटा हमें मिल जाना चाहिए। ये हमारी मांग है कि हमारा विनियमितीकरण हो जाए। विकासनगर के जौनसार बावर में जारी आफत की बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जगह जगह सड़क बंद है। उनकी नकदी फसल टमाटर मंडी तक नहीं पहुंच पा रही और खेतों में ही खराब हो रही है। किसान किसी तरह से अगर पहुंच भी रहे हैं तो अब दाम नहीं मिल पा रहे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।